हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। तो बच्चों, हम लेके चल रहे थे प्रश्न बैंक के क्लास 10 का साइंस प्रश्न बैंक के उत्तर हम बता रहे थे, आपको सोल्यूशन बता रहे थे, जिनमें से हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे और बचे हुए जिसको हमने पार्ट 1 भाग दिया था, पार्ट 1 दिया था, और जो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें से मैंने कल 4 क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया था। बचे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम आज बताएंगे। 4 क्वेश्चन कौन कौन से हुआ था सुन लीजिए। 3 कोशिका अंगकों के नाम लिखिए जिनमें खुद का राइबोसोम एवं डीएनए पाया जाता है। फिर ब्लैक रिएक्शन, जो गलत यहाँ पे छपा हुआ है, ब्लैक मैन रिएक्शन होगा। फिर समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ तक हमारा कल हो गया था पिछले वीडियो में पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम आज बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न क्रमांक 5। इसमें क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है या क्यों कहते हैं, वही हमें देखना है। माइटोकॉन्ड्रिया कल मैंने संरचना आपको बताया था, इसका उत्तर 5 का। चलिए देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है। चलिए हम देखते हैं, समझाते हैं। पहले इसको डायग्रामेटिक समझाते हैं, उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए ये कोई क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है तो हमने बताया था, तो दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होता है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के ये बाह्य झिल्ली होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, बाह्य झिल्ली होती है, ठीक है। फिर हमने आपको दिखाया था कल की जो आंतरिक झिल्ली होती है उसमें क्या पाया जाता है, फोल्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फोल्ड पाया जाता है। इस तरीके से फोल्डिंग पाई जाती है। इन फोल्डिंग को हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। इन जो फोल्डिंग होती है, इन फोल्डिंग को हम बोलते हैं क्रिस्टी बोलते हैं। इन फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। इन फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। क्या होता है कि इन क्रिस्टी में क्या हो जाता है, एंटीने नुमा संरचना पाई जाती है। कुछ इस तरीके से संरचना पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इस तरीके से संरचना पाए जाते हैं। ये एंटीने नुमा संरचना, जैसे पहले के जो टीवियाँ आती थी तो इस तरह से एंटीना होता था, तो ऐसे इनमें भी होता है। तो ये एंटीना नुमा ये जो संरचना पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम बोलते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन क्या करते हैं? ऑक्सीसोम ही करते हैं, ठीक है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये किसकी संरचना पढ़ रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्या देख रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये दोहरी झिल्ली, बाह्य झिल्ली हो गई। ये अंतर वाली जो ग्रीन से हमने बोलाया, तो क्या है? आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली होती है। ये इनर मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? इनर मेम्ब्रेन होती है। तो पहली बात कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, जिसकी आंतरिक झिल्ली में क्या पाए जाते हैं? उभार, उंगली के नुमा, यानी उंगली के जैसे उभार पाए जाते हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी में क्या पाए जाते हैं? ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। और जो ये ऑक्सीसोम होते हैं, ये क्या करते हैं? एटीपी का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। एटीपी का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और इस एटीपी का उपयोग क्या करते हैं? इस एटीपी का उपयोग हम क्या करते हैं? दैनिक क्रियाओं को करने के लिए करते हैं, यानी उपापचय क्रियाओं को क्या करते हैं? करने के लिए करते हैं। इस कारण से इस क्रिया को हम क्या, यानी एटीपी का उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं? दैनिक क्रियाओं को करने के लिए, है ना। इस कारण से ही हम इसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। इस कारण से हम क्या बोलते हैं? इसको कोशिका का बिजली घर कहते हैं। तो उत्तर कैसे लिखेंगे?
माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। क्या है? संरचना है जिसकी आंतरिक झिल्ली में उंगली नुमा या कि उंगली के समान उभार पाए जाते हैं जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी में एंटीने के समान संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम कि पैराक्सीसोम बोलते हैं। ऑक्सीसोम है? नहीं हो गया। क्रिस्टी में एंटीने यानी जो आंतरिक झिल्ली होती है इसमें क्रिस्टी में एंटीने के समान संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। ऑक्सीसोम कहते हैं जो एटीपी का निर्माण करता है। इस एटीपी का उपयोग दैनिक उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए किया जाता है। ठीक है? क्या करता है? एटीपी का उपयोग अपनी दैनिक क्रियाओं को करने के लिए किया जाता है। ठीक है? अब माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए एवं राइबोसोम पाया जाता है। इस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या बोला? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है जिसकी आंतरिक झिल्ली में क्या पाया जाता है? उंगली के समान क्या पाए जा रहे हैं? उभार पाए जा रहे हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी में क्या पाए जाते हैं? ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। ऑक्सीसोम क्या इसका निर्माण करते हैं? एटीपी का निर्माण करते हैं और इस एटीपी का उपयोग हम क्या करते हैं? दैनिक क्रियाओं को करने के लिए करते हैं। ठीक है? और क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए इस तरह से क्या होता है? खुद का डीएनए और क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। इस तरह का खुद का डीएनए और क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस कहते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तो इसको लिख लीजिए जल्दी से, फास्ट।
लिख लिए। चलिए आगे की ओर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसको क्या करेंगे, वीडियो को रोकेंगे और क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर नंबर 6, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, प्लास्टिड क्या है। इसमें क्वेश्चन में लिखा है प्लास्टिक, एक्चुअल में ये गलत प्रिंटिंग है। प्लास्टिड क्या है, क्लोरोप्लास्ट के 2 कार्य लिखिए। प्लास्टिड क्या है, क्लोरोप्लास्ट के कार्य लिखिए। चलिए प्लास्टिड नहीं होता है, प्लास्टिक नहीं होता है, प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड, प्लास्टिड ये होता है, प्लास्टिड। ठीक है, क्या होता है, प्लास्टिड वैसे बोलते हैं, हिंदी में प्लास्टिड बोलते हैं। ओके, प्लास्टिड एक तरह के जो पादप में पाए जाने वाले वर्णक होते हैं। ये क्या होते हैं, पादप वर्णक होते हैं, या कि पिगमेंट बोलते हैं, प्लांट पिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं, प्लांट पिगमेंट होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड क्या होते हैं, एक तरह के पादप वर्णक होते हैं, या कि क्या बोलते हैं, प्लांट पिगमेंट बोलते हैं। जो प्लास्टिड होते हैं, प्लांट पिगमेंट 2 तरह के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं रंगीन वर्णक, रंगीन वर्णक, और एक होते हैं रंगहीन वर्णक, रंगहीन वर्णक। ठीक है, एक होते हैं कलर पिगमेंट और एक होते हैं कलरलेस पिगमेंट। एक होते हैं कलर पिगमेंट और एक होते हैं कलरलेस पिगमेंट। समझ में आया कि नहीं आ रहा। एक होते हैं कलर्ड पिगमेंट, एक होते हैं कलरलेस पिगमेंट। ठीक है कि नहीं, समझ में आया। ठीक है, देखो जो रंगीन वर्णक होते हैं इसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। जो रंगीन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। जो रंगहीन होते हैं इनको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। ध्यान से देखना, जो रंगीन वर्णक होते हैं, कलर्ड पिगमेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। जो रंगहीन वर्णक होते हैं इनको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, जो क्रोमोप्लास्ट होता है, रंगीन वर्णक होता है, तिसमें आता है क्लोरोप्लास्ट। क्या आता है, क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में पाए जाने वाला जो होता है क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट एक तरह का कैसा होता है, हरा वर्णक होता है। कैसा वर्णक होता है, हरा वर्णक होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। कैसा वर्णक होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, हरा वर्णक होता है। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, हरा वर्णक होता है। कैसा होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, वर्णक। ठीक है, कैसा पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, हरा वर्णक होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। प्लास्टिड क्या है, पादप में पाए जाने वाले वर्णक होते हैं, प्लांट वर्णक होते हैं। ठीक है, यानी प्लांट पिगमेंट होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कलर्ड पिगमेंट, एक होते हैं कलर्ड लेस पिगमेंट होते हैं। जो कलर्ड पिगमेंट होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। जो कलर लेस पिगमेंट होते हैं इसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो किस में पाया जाता है,
क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कैसा वर्णक होता है? हरा वर्णक होता है। कैसा वर्णक होता है? वर्णक हरा वर्णक होता है। और क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? हरित लावक में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। समझ में आया नहीं कि नहीं आ रहा? आ रहा। हरित लावक जिसको बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? रंगहीन वर्णक होते हैं। कैसे वर्णक होते हैं? रंगहीन, कलर लेस वर्णक होते हैं, कलरलेस पिगमेंट होते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा, इतना समझ में आया? आ गया? ठीक है। तो आगे देखो, फिर इसमें क्वेश्चन में लिखा है, देखो क्वेश्चन में लिखा है कि क्या होते हैं प्लास्टिड, क्या है क्लोरोप्लास्ट के दो कार्य लिखे। तो प्लास्टिड हमने बता दिया कि क्या होते हैं? पादप वर्णक होते हैं। प्लास्टिड क्या होते हैं? पादप वर्णक होते हैं, जो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार होते हैं, रंगीन वर्णक और रंगहीन वर्णक। रंगीन वर्णक क्या होते हैं? क्रोमोप्लास्ट होते हैं। रंगहीन वर्णक क्या होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। क्रोमोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और रंगहीन वर्णक जो होते हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं हरा वर्णक होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट और क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो प्लास्टिड क्या है? पादप वर्णक होते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, रंगीन वर्णक क्रोमोप्लास्ट, रंगहीन वर्णक ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जो हरा वर्णक होता है और क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। ठीक है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है यह क्या करता है? फूड मटेरियल को क्या करता है? स्टोर करने का कार्य करता है। किसका स्टोर करने का कार्य करता है? फूड मटेरियल। यह स्टोर करता है, यह ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है यह प्रोटीन, वसा और स्टार्च का क्या करता है? संग्रहण करता है। क्या करता है? प्रोटीन, वसा और स्टार्च का क्या करता है? संग्रहण करता है। कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट करता है। कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो अगले लिखा है क्लोरोप्लास्ट के कार्य। पहला पार्ट ये हो गया, वर्णक किसे बोलते हैं, ये हो गया। फिर क्या बोलोगे? क्लोरोप्लास्ट के कार्य। क्लोरोप्लास्ट के कार्य, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। चलिए देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के कार्य क्या होता है। पहला कार्य तो अपने को हमने बता दिया, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। पहला कार्य क्या हो गया? प्रकाश संश्लेषण की क्या करता है? क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। दूसरा पॉइंट क्या है? यह प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है। इतना समझ में आया कि नहीं? दो फंक्शन हो गए। पहला क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। और दूसरा क्या है? यह प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तीसरा जो होता है तो ऑक्सीकरण और अपचयन करता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का क्या करता है? ऑक्सीकरण और अपचयन करता है। लेकिन आपको दो ही लिखना है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, दूसरा क्या है? प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो हमारे 6 क्वेश्चन का आंसर ये है, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट के कार्य।
प्लास्टिड प्लांट पिगमेंट होते हैं, क्या होते हैं, प्लांट पादप वर्णक होते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, रंगीन वर्णक, रंगहीन वर्णक। रंगीन वर्णक क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट। रंगहीन वर्णक ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, हरा वर्णक होता है, यह फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। फिर रंगीन वर्णक क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या होता है, यह प्रोटीन, वसा और स्टार्च का क्या करते हैं, संचयन करते हैं या स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 6 क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या हो गया, 6 क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 6 क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7th नंबर का क्वेश्चन। क्या करेंगे, वीडियो को रोकेंगे और लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अंतःप्रद्रव्य जालिका के 3 कार्य लिखिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 फंक्शन लिखना है, 3 कार्य लिखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं ER। क्या बोलते हैं, ER के कार्य, ER के कार्य, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले होता क्या है, कहाँ पाया जाता है वो बता देते हैं, उसके बाद हम आगे और पढ़ेंगे। ये जो होता है तो पाया जाता है केंद्रक में। कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में। मान लीजिए ये क्या है, सेल है, कोशिका है। क्या है ये, मान लीजिए कोशिका है। ये क्या है, पादप कोशिका, मान लीजिए कोई कोशिका है, और इसका मान लीजिए बीच में क्या है, केंद्रक है। ठीक है, तो केंद्रक में आपने देखा होगा, ये केंद्रक है। केंद्रक में आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से फ्लैप देखा होगा, इस तरह से, इस तरह से संरचना देखा होगा। फिर इसके ऊपर भी एक देखा होगा, देखा है, इस तरह से संरचना देखा होगा। ठीक है, ये जो होती हैं, तो जो ऊपर वाला होता है तो इसमें कुछ दाने दाने संरचना पाई जाती है, दाने नुमा क्या पाई जाती हैं, संरचना पाई जाती हैं। और इन दाने नुमा संरचना को हम बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। ठीक है, क्या बोलते हैं, राइबोसोम। तो ये जो हमने ग्रीन कलर से बताया है, तो इसको हम बोलते हैं चिकनी, चिकनी ER या चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। जिसमें हमने दाने दाने संरचना बताया है, उसको हम बोलते हैं खुरदरी ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, खुरदरी ER और चिकनी ER। ठीक है, दोनों को समझ में आया, खुरदरी चिकनी। खुरदरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनमें क्या पाए जा रहे हैं, राइबोसोम उपस्थिति के कारण, राइबोसोम की उपस्थिति के कारण क्या पाया जाता है, यह खुरदरी बोलते हैं। और ये क्या है, चिकनी है, तो इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ER के कार्य देखें तो ER के पहला कार्य क्या है, पहला जो है हम देखते हैं, तो जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है उसमें क्या पाए जा रहे हैं, राइबोसोम पाए जा रहे हैं। और राइबोसोम की उपस्थिति के कारण वह क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है ना। तो पहला ER का जो कार्य है, ER का जो पहला कार्य है, यह क्या कार्य करता है, ER का कार्य, ER का कार्य क्या बोलते हैं, पहला पॉइंट क्या है, यह है प्रोटीन, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। ठीक है, यह क्या करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट क्या होता है ER का कार्य, यह है कोशिका के अंदर, यह है कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर लिपिड, लिपिड स्टीरॉयड, लिपिड स्टीरॉयड और क्या, लिपिड स्टीरॉयड एवं वसा का
निर्माण करता है। यह लिपिड, स्टेरॉयड एवं वसा का क्या करता है? निर्माण करता है। अगला क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट यह है लीवर कोशिकाओं में, यह लीवर कोशिकाओं में एल्कोहल का क्या करता है? एल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ। डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है। समझ में आया? तो 3 फंक्शन हो गए। क्या क्या? पहला खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है इसमें क्या पाए जा रहे हैं? राइबोसोम। ये जो डॉट डॉट हमने संरचना बनाया है इसको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम। और ये राइबोसोम की उपस्थिति के कारण क्या बोलते हैं? राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ईआर जो होती है, खुरदरी ईआर जो होती है, तो किसका निर्माण करती है? प्रोटीन का। फिर जो एसईआर है इसको हम बोलते हैं आरईआर बोलते हैं। आरईआर खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका को हम बोलते हैं आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी को हम बोलते हैं एसईआर। क्या बोलते हैं? एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आरईआर होती है वह प्रोटीन निर्माण का कार्य करती है। जो एसईआर होती है यह सेल के अंदर, कोशिका के अंदर प्रोटीन, लिपिड, स्टेरॉयड और वसा का फॉर्मेशन करती है। साथ ही लीवर सेल जो होती हैं, लीवर जो कोशिकाएं होती हैं वहाँ पर एल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। एल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है जितने भी आप रासायनिक पदार्थ खाते हैं, जैसे दवाइयाँ हो गए, ड्रग्स हो गए, एल्कोहल हो गए, जितना भी आप लेते हो, इंटेक करते हो, उन सभी को तोड़ने का कार्य कौन करता है? लीवर की कोशिकाएं। लीवर की मेगाफेजिक जो कोशिकाएं होती हैं, मेगाफेजिक जो सेल्स होती हैं, है ना, भक्षण कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करते हैं? इनको ब्रेक डाउन या तोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये किसका कार्य हो गया? ईआर का। किसका कार्य हो गया? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार से होता है। एक होता है आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। एक होता है एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। जो आरईआर होता है तो उसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। राइबोसोम उपस्थित होने के कारण यह क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट जो होता है एसईआर जो होता है, तो यह कोशिकाओं के अंदर, कोशिका सेल के अंदर क्या करती है? यह लिपिड, स्टेरॉयड और वसा का क्या करती है? फॉर्मेशन करती है, निर्माण का कार्य करती है। और यह लीवर कोशिकाओं में एल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करती है। मतलब लीवर कोशिकाओं में एल्कोहल को तोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कायिक वृद्धि एवं मरम्मत हेतु किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है तथा इसका औचित्य बताइए। औचित्य का मतलब होता है इसका उपयोग, यानी इसका महत्व बताइए। फिर अगला है युग्मक बनने के लिए किस प्रकार के कोशिका विभाजन होता है, इस विभाजन का महत्व लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन एक्चुअली में मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको क्वेश्चन दिया है तो मैं आंसर बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप वीडियो को रोकेंगे और लिखेंगे आंसर, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से हम पूरे हर एक क्वेश्चन का डायग्रामेटिक आपको समझा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन में डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होता है, जिससे आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाए, आपको याद रहे, ठीक है। क्वेश्चन को लिखिए, नोट डाउन करती है आंसर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 8 होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर नंबर 8। क्वेश्चन क्या है मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। कायिक
वृद्धि इसमें लिखना चाहिए, कायिक वृद्धि एवं मरम्मत। कायिक का मतलब होता है वेजिटेटिव ग्रोथ, एवं मरम्मत हेतु किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है, इसका औचित्य बताइए। ठीक है, मरम्मत का मतलब होता है शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, यानी चोट लग जाती है तो उसको घाव को भरने। तो चलिए बताते हैं दोनों को। क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है, कायिक वृद्धि एवं मरम्मत हेतु किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है, और इसका औचित्य लिखिए। तो चलिए क्वेश्चन को हम साइड में रखते हैं, आगे देखते हैं। कोशिका विभाजन, सॉरी क्या बोल रहा है, कायिक वृद्धि। कायिक वृद्धि का मतलब होता है वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ और मरम्मत दोनों के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है, ये जब हमने आपको पढ़ाया है, डिवीजन, सेल डिवीजन बताया है हमने। जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन हम यहाँ पे दोनों को एक साथ, दोनों क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, क्वेश्चन नंबर 8 एंड उत्तर नंबर 8 एंड 9 दोनों का मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, जो अब हमने आपको पढ़ाया है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, कोशिका विभाजन। जो कोशिका विभाजन होता है तो हमने आपको बताया है 2 टाइप्स के, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। कोशिका विभाजन 2 टाइप्स के पढ़ाया है। एक पढ़ाया माइटोसिस सेल डिवीजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। एक हमने बताया है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, इसको हम बोलते हैं मियोसिस सेल डिवीजन। इतना समझ में आया कि नहीं है, मियोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन। अब देखना आपसे पूछा है कि मरम्मत के लिए और वृद्धि के लिए कौन सा सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है। तो मरम्मत के लिए और कायिक वृद्धि के लिए माइटोसिस सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, माइटोसिस। समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा क्या होता है, मरम्मत किया जाता है, यानी शरीर के किसी भी टूटी फूटी जगह का क्या किया जाता है, मरम्मत किया जाता है, और क्या किया जाता है, वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, तो पहला यह क्या करेगा, समझ में आ गया। पहला 9th क्वेश्चन का आंसर, 8th क्वेश्चन का आंसर क्या है, माइटोसिस सेल डिवीजन, समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा होता है। फिर उसमें लिखा है औचित्य। औचित्य का मतलब होता है महत्व बताइए, तो इसका इंपॉर्टेंस कहाँ किया जाता है, यानी कि इसका उपयोग पादप की जड़ों एवं तनों की वृद्धि हेतु आवश्यक होता है। यानी समसूत्री विभाजन क्या होता है, तनों की तनों में जड़ की ग्रोथ, यानी जड़ की जब लंबाई बढ़ाना हो, या पौधे की लंबाई बढ़ाना हो, यानी ऊपर की तने की लंबाई बढ़ाना हो, तब कौन सा डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, और पहला इंपॉर्टेंस क्या है, पादप की जड़ों एवं तनों की वृद्धि हेतु तो आवश्यक होता है। दूसरा क्या है, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने हेतु समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या बोल सकते हो, तनों की
इंटरनोड, किसकी? इंटरनोड की ग्रोथ के लिए क्या होता है रिस्पॉन्सिबल? तनों की मोटाई, तनों की लेटरल ग्रोथ, तनों की मोटाई एवं इंटरनोड, इंटरनोड को हम बोलते हैं पर्व संधि की वृद्धि कराता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो ये किसका इंपॉर्टेंस हो गया? समसूत्री विभाजन का हो गया। समसूत्री विभाजन पादप के जड़ों एवं तनों की लंबाई को वृद्धि करने के लिए आवश्यक होता है। अगला क्या है? टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए होता है। फिर क्या होगा? तनों की मोटाई एवं पर्व संधियों की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये किसकी इंपॉर्टेंस हो गई? समसूत्री, यानी ये क्या हो गया? समसूत्री विभाजन का महत्व, इंपॉर्टेंस हो गया। ठीक है, अगला क्या है? अर्धसूत्री विभाजन। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल देता हूं, युग्मकों के बनने के लिए किस प्रकार का कोश का विभाजन आवश्यक होता है? तो युग्मकों के बनने के लिए जब मैंने अर्धसूत्री विभाजन पढ़ाया है आपको, तो उसमें हमने पढ़ाया है कि युग्मकों के बनने के लिए अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फिर इसमें लिखा है विभाजन का महत्व, अर्धसूत्री विभाजन का महत्व लिखिए। तो क्वेश्चन 9 का आंसर ये है, 8 का ऊपर लिखा है, 9 का ये नीचे है। ठीक है, 9 नंबर का क्या है? नीचे है। 9 वाले नंबर का नीचे क्या है? अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? कोशिका यानी युग्मकों के बनने के लिए कौन सा विभाजन आवश्यक होता है? अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होता है। ठीक है, फिर यदि हम महत्व की बात करें, महत्व इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसकी महत्व की बात करें तो देखो, पहला यह है जीवों में विभिन्नता लाने में सहायक होता है। यानी जैसे आप हम सभी लोग क्या हैं? डिफरेंट हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? अर्धसूत्री विभाजन है। अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही हमारे जीवों में क्या है? अंतर है। हम लोग तो है, सभी मानव प्रजाति जितने भी जीव हैं क्या है? अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, जैसे देखो लो, प्लांट हो गए, पौधे हो गए, पौधे क्या अलग अलग टाइप्स के होते हैं? नहीं, यदि एक आम का पौधा है, यदि उसी आम के पौधे गुठली दूसरी जगह लगाओगे तो एज इट इज उसी के जैसे आम मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। उसमें आप डिफरेंस बता सकते हो, कौन पेरेंट है कौन डॉटर है? नहीं बता सकते। लेकिन जीवों में आप बता सकते हो कि ये पेरेंट है या कि डॉटर है। समझ में आया? तो ये समझ में आया कि नहीं आया? अगला पॉइंट क्या है? आनुवांशिक विविधता लाने में या कि आनुवांशिक विविधता पैदा करने में सहायक होता है। क्या होता है? आनुवांशिक विविधता लाने में क्या होता है? सहायक होता है। आनुवांशिक विविधता का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल, भौतिक और आनुवांशिक दोनों तरह की विविधता लाता है। जैसे हमारा डीएनए आपके डीएनए से मैच नहीं करेगा, है ना, तो ये क्या हो गई? आनुवांशिक विविधता हो गई। भौतिक विविधता, हमारा चेहरा आपसे नहीं मिलेगा, ये क्या हो गई? भौतिक विविधता हो गई। समझ में आया? तो यही क्या है? विभिन्नता लाने में क्या होता है? सहायक होता है। तो पहला पॉइंट यह है, जीवों में विभिन्नता लाने में सहायक होता है। दूसरा क्या होता है? आनुवांशिक विविधता लाने में क्या होता है? सहायक होता है। तो इसको लिख लीजिए। जल्दी लिखिए।
देख लिए। अगला पॉइंट, एक पॉइंट और लिख लो, आनुवांशिक गुणों को क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, स्थानांतरण करता है। थर्ड में क्या लिखोगे, आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। लिख लेंगे, यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं बची है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, वो लिख लेना। क्या लिखना है, यह है आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। इतना समझ में आया कि नहीं है, आ गया। तो ये हमारे जो प्रश्न बैंक है चैप्टर नंबर 5 का जीवन की मौलिक इकाई का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा बायोलॉजी का ही होगा, है ना, क्या होगा, टिश्यू, ऊतक। तो अब इसको अच्छे से पढ़िए, जो आपको डाउट आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।